आगे क्या सभी? चलो, अभी तक हमने धारा 12 तक पढ़ लिया था। 12 पढ़ ली थी ना पूरी? 12 में हमने देखा था कि विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा, जिसमें 4 प्रकार के विद्यालयों के 3 प्रकार की बातें बता रखी है। 3 प्रकार के उत्तरदायित्व। पहला विद्यालय कौन सा? सरकारी, क्या होगा? पूर्णतः निःशुल्क। दूसरा विद्यालय कौन सा? अनुदानित, जितनी मात्रा में आवर्ती खर्चे पर अनुदान प्राप्त हो रहा है उतना प्रतिशत में उनको निःशुल्क प्रवेश देना होगा। और तीसरे प्रकार के अंदर कितने विद्यालय? 2। कौन कौन से? खास श्रेणी और निजी। कुल संख्या का कितना प्रतिशत? 25%। पड़ोस के कौन से बालक? दुर्बल तथा असुविधाग्रस्त समूह के बालक। यदि इन स्कूल्स के अंदर प्री एजुकेशन सुविधा उपलब्ध है तो प्री एजुकेशन में भी प्रवेश देना होगा। ये इस आरटी में कहा गया है। प्रतिपूर्ति के लिए 3 प्रकार की शर्तें थी। रिम्बर्समेंट केवल किस प्रकार के विद्यालय को करेंगे? प्रतिपूर्ति, बच्चे को जो व्यय लग रहा है उसकी प्रतिपूर्ति केवल किस प्रकार के विद्यालयों को करेंगे? केवल निजी को। किसको करेंगे? निजी विद्यालयों के लिए प्रतिपूर्ति में 3 चीजें थी। नंबर 1, यदि राज्य सरकार ने प्रति बालक व्यय की सीमा तय कर रखी तो उस सीमा तक, या उस बालक से वसूले जाने वाले वास्तविक व्यय की सीमा तक, इन दोनों में से जो भी कम हो। लेकिन यदि सरकारी विद्यालय के अंदर बालक पे प्रति बालक होने वाले व्यय की सीमा इन दोनों सीमाओं से कम है तो उस सीमा तक उन विद्यालयों में प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि विद्यालयों से किसी भी प्रकार की सूचना मांगी जाती है तो सूचना वो विद्यालय निश्चित रूप से समुचित सरकार को प्रदान करेंगे। ये बातें पढ़ ली हमने, ठीक है। अब आगे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखो धारा 13। धारा 13 में लिखो कैपिटेशन शुल्क। कैपिटेशन शुल्क तथा अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना, तथा अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना। कैपिटेशन शुल्क तथा अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना, ठीक है। अब इसमें देखो, यदि कोई बालक से कैपिटेशन शुल्क ली जाती है। अच्छा, बीएड तो कर रखी है ना आपने? क्या की है? बीएसटीसी की है, वहां भी चलता होगा। वहां आपसे लेते थे ना 20,000 रुपये, 15,000 रुपये। वो कौन सी शुल्क होती थी? निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटेशन शुल्क। कहीं नहीं हो सकती है। तो कैपिटेशन शुल्क यदि किसी बालक से ली जाएगी तो उस विद्यालय पर कैपिटेशन शुल्क, कैपिटेशन फी का 10 गुना राशि का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि यदि 20,000 रुपये कोई लेता है तो कितने रुपए भरने होंगे उस विद्यालय को? 2 लाख रुपए। 30,000 लेता है तो 3 लाख रुपए। नहीं, ये आरटी अधिनियम, उनके रूल्स अलग है। आरटी अधिनियम में यदि कक्षा 1 से 8 तक प्रवेश में यदि आपसे कोई कैपिटेशन शुल्क लेता है तो कैपिटेशन शुल्क से 10 गुना जुर्माना उससे वसूला जाएगा यदि ऐसा पाया गया। क्लियर ये बात? ठीक। नंबर 2, ये ऐसे ही लिख लोगे क्या? कैपिटेशन शुल्क लेने पर लिख लो, कैपिटेशन शुल्क वसूल करने पर, कैपिटेशन शुल्क लेने पर विद्यालय पर, कैपिटेशन शुल्क लेने पर विद्यालय पर कैपिटेशन शुल्क का 10 गुना, CF लिख दो शॉर्ट में, कैपिटेशन फीस का 10 गुना जुर्माना दंडनीय होगा। 10 गुना जुर्माना दंडनीय होगा। यह प्रश्न 2-3 बार पूछा गया है स्कूल लेक्चर्स में, ठीक है। इसके बाद में सेकंड, यदि किसी बालक को या उसके माता पिता को, लिख लो नीचे,
सेकंड पार्ट इसमें, यदि किसी बालक या उसके माता पिता को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखा जाता है, अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखा जाता है, समझ गए इस बात को? यदि उनका टेस्ट लिया जाए, उनका इंटरव्यू लिया जाए, या कोई ना कोई और प्रोसीजर जो किस प्रोसीजर के अतिरिक्त हो, रैंडम प्रोसीजर के अतिरिक्त हो, प्रवेश के लिए रैंडम प्रोसेस के अलावा किसी भी प्रकार की प्रोसेस का उपयोग करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? स्क्रीनिंग प्रोसेस, अनुवीक्षण प्रक्रिया। और यदि किसी बालक या उसके माता पिता को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखते हैं तो क्या होता है? दो चीजें, नीचे दो ऐसे करके लिखना, तो यूं करके लिखो, थोड़ा आसानी से याद होगा आपको। प्रथम उल्लंघन पर विद्यालय पे कितने रुपए का जुर्माना होगा? 25,000 रुपए का जुर्माना होगा। और द्वितीय उल्लंघन पर, द्वितीय या उसके बाद जितने भी उल्लंघन होते हैं, द्वितीय उल्लंघन में उसके बाद होने वाले प्रत्येक उल्लंघन पर कितना हजार होगा? 50,000। ये आपके टेस्ट में आया था। और इसमें भी एक और गड़बड़ी की होगी, वो द्वितीय पढ़ाई नहीं बहुत सोने, बोले 25,000 पढ़ रखा है, कर दो हो गया किया ना। बस ऐसी गलतियां हमें कम करनी है। द्वितीय उल्लंघन पर 50,000 रुपए, या द्वितीय उल्लंघन के बाद होने वाले जितने भी, ऐसे मान लो पूछे चतुर्थ उल्लंघन पर कितना लगेगा, तो आंसर क्या होगा? 50,000। उसके बाद जितने भी उल्लंघन हो उसके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। क्लियर है ये बात? ओके, लिख लिया सभी ने? धारा 14, आयु का सबूत। धारा 14 है आयु का सबूत। देखो, एक प्रश्न आपका अभी आया है पेपर में। प्रश्न था कि मूल संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी प्रावधान कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? अनुच्छेद, और अनुच्छेद 45 कहाँ होता है? नीति निर्देशक तत्वों में। मूल संविधान की बात कर रहे हैं हम, वो संविधान जिसमें यह बोला गया था कि 10 साल के भीतर राज्य प्रयास करेगा कि 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, बोला था ना। उसके बाद में संशोधन हुआ 2002 में, 86वें संशोधन में उस प्रावधान को हटा दिया जो 45 में था। तो वर्तमान में 45 में ECCE की बात की हुई है, 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात नहीं है। वर्तमान में कहां पे है? मूल अधिकार में 21A में। तो दो प्रश्न बनते हैं, दोनों अपने आप में मजेदार है। यदि पहले बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्वों में होगा, यदि बाद में बात करेंगे तो केवल मूल अधिकार में होगा। दोनों में एक साथ कभी नहीं रहा, लेकिन दोनों में रहा हुआ है। समझ गए इस बात को? ओके। वर्तमान संविधान में पूछा जाए तो आंसर होगा मूल अधिकार, और पुराने संविधान में पूछा जाए तो आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व। ओके, इसमें लिखो आयु का सबूत। एक जो अगला प्रश्न आपने पूछा है कि ये क्या होते हैं विद्यालय, ये भी हम पढ़ेंगे, आज ही के दिन में पढ़ेंगे। भाषाई आधार पर, अल्पसंख्यक आधार पर, धारा 29 है ना, धारा 28, 29, सॉरी आर्टिकल 28, 29 और 30 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें भाषाई आधार पर और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को अलग से शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। तो वो वहां अभी पढ़ेंगे आगे, तब आपका ये प्रश्न क्लियर हो जाएगा जिसने भी ये प्रश्न दिया है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें लिखो आयु के सबूत में लिखो प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए आयु का निर्धारण, उसके आगे डेस्ट लगा दो, .1.1 डालो। जन्म, मृत्यु व विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम। अब ये किताब में आपके थोड़ा गलत छप गया था, 1886 1886 1986 छपा है उसमें,
करेक्ट कर लेना, 1800 जन्म मृत्यु विवाह एवं विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1886 के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र पॉइंट बी लगाओ, पॉइंट बी लगाओ, या सरकार द्वारा तय किए गए दस्तावेज आयु का आधार क्या होगा? या तो जन्म मृत्यु व विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1886 के अनुसार कोई जन्म प्रमाण पत्र जारी कर रखा है तो वो होगा, या आपकी जो गवर्नमेंट है उसने जो प्रेस्क्राइब्ड कर रखा है, जो विहित कर रखा है कोई भी दस्तावेज, 3 प्रकार के दस्तावेज कर रखे हैं, वो हम पढ़ेंगे रूल्स में। तो अभी यहां मत पूछना कि क्या क्या किया है, रूल्स को अलग से पढ़ेंगे, वहां होंगे, उसके उनको आयु का आधार माना जाएगा। क्लियर है? लेकिन किसी के पास आयु का सबूत नहीं है तो क्या प्रवेश देंगे या नहीं देंगे? तो लिखो इसको, आयु का सबूत नहीं होने पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। आयु का सबूत नहीं होने पर प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके। अब लिखो धारा 15, धारा 15, प्रवेश से इनकार न किया जाना। प्रवेश से इनकार न किया जाना। अच्छा, प्रवेश कब दिया जाएगा? शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में, सही बात है, लेकिन उसकी एक विस्तारित कालावधि सरकार के द्वारा तय की जा सकती है। वर्तमान में 6 माह तय कर रखी है, लेकिन सत्र 2022-23 के लिए संपूर्ण वर्ष कर रखा है। ठीक है, लिखो फिर, बालक को शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में या सरकार द्वारा तय की गई विस्तारित कालावधि के दौरान प्रवेश दिया जाएगा। विस्तारित कालावधि या समयावधि, सरकार द्वारा तय की गई विस्तारित समयावधि के दौरान प्रवेश दिया जाएगा। कालावधि या समयावधि कर दो आप, विस्तारित समयावधि के दौरान प्रवेश दिया जाएगा, के दौरान प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, अब ये विस्तारित समयावधि लिखो, रूल्स 2011 में विस्तारित समयावधि है 6 माह। नियमावली 2011 में विस्तारित समयावधि 6 माह है राजस्थान के लिए। नियमावली 2011 में विस्तारित समयावधि 6 माह है, परंतु सत्र 2022-23 के लिए इसे संपूर्ण वर्ष के लिए खुला रखा गया। इसे संपूर्ण वर्ष के लिए खुला रखा गया। अच्छा, एक बात बताओ, यदि कोई बालक मान लो 6 माह है, अभी मान लो 2022-23 नहीं किया होता, 22-23 तो किया, इसके पीछे बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, कोविड भी आ गया था, कुछ चीजें चेंज हुई है, इसलिए वापस इसको पूरे वर्ष भर के लिए खुला रखा। अब अगली बार यदि वापस ये कर दे कि 6 मई होगी, 6 माह के बाद में कोई बच्चा आता है, विस्तारित समयावधि 6 माह कर दी, उसके बाद बच्चा आता है, तो क्या उसको प्रवेश दिया जाएगा?
तो दिया जाएगा कि छह छह माह रखने की जरूरत कहाँ थी, क्यों रखा फिर? क्या होगा? दिया जाएगा। वेरी गुड। विस्तारित समयावधि के बाद भी यदि कोई बालक आता है तो उसको प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते, प्रवेश से किसी भी सूरत में इनकार नहीं कर सकते। लिखो, विस्तारित समयावधि के बाद प्रवेश करने पर भी विस्तारित समयावधि के बाद भी प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फिर ये क्यों रखी विस्तारित समयावधि? बताओ, जब आपको करना ही है, प्रवेश देना ही है, तो ये सब चीजें रखते क्यों हो भाई? आयु के सबूत में भी यही बात है कि आयु का सबूत नहीं होने पर भी प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आयु का सबूत मांग रहे हैं हम। बताओ देखें, ताकि कुछ बच्चों का सिलेबस वगैरह सही तरीके से हो जाए। यदि कोई बालक बाद में प्रवेश लेता है तो समुचित सरकार द्वारा तय की गई विधि के अनुरूप उसको शिक्षण करवाया जाएगा। यदि बाद में प्रवेश लेता है 6 माह के बाद, तो उसके लिए शिक्षण प्रक्रिया अलग होगी और उसको वैसे ही पढ़ना होगा जैसा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसके लिए तय कर रही है। समझ गए इस बात को? तो इस वजह से ये विस्तारित समयावधि लिखी हुई है। लिखो नीचे, ऐसे बालक को आरटी अधिनियम तो ये कहता है कि आपको लेना पड़ेगा। अब 1 दिन पहले आए, 5 दिन पहले आए, उसमें देखो प्रैक्टिकली क्या चलता है, ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली बहुत ऐसी चीजें हैं जो यहां होती है वो वहां नहीं होती है। ठीक है, बट आरटी अधिनियम ये कहता है कि आप उसको प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। अच्छा, मान लो नहीं भी आया वो, तो अगले साल लोगे तो भी उसको आप प्रवेश किसके आधार पर दोगे? आयु के आधार पर। यदि वो परीक्षा नहीं देगा तो नेक्स्ट ईयर आएगा, आयु के आधार पर प्रवेश देंगे। आएगा तो बैठेगा तो तीसरी क्लास में। तो ठीक है, लिखो इसमें, ऐसे बालक, इसी लाइन में लिखो, ऐसे बालक को, कैसे बालक को? जो विस्तारित समयावधि के बाद आया है, ऐसे बालक को समुचित सरकार द्वारा तय किए गए तरीके से अध्ययन पूरा करवाया जाएगा। ओके, अब इंपॉर्टेंट धारा आ गई, उसको लिखो अगली। धारा 16, रोकने व निष्कासित करने पर प्रतिषेध। अब देखो, इसमें ये धारा, वैसे ये मूल अधिनियम में इसका नाम ये था, अब ये गलत है बात। रोकने व निष्कासित करने पर प्रतिषेध, नीचे लिखो। संशोधन हुआ था ना इसमें, कब हुआ? 2019 से। इसके बारे में एक रोचक बात बताता हूं। 2015 में राजस्थान सरकार ने रोकने पर प्रतिषेध को संशोधन कर दिया था। बोले हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं रहे, आप पता नहीं किस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हो, हमारे यहाँ के बच्चों को हम रोकेंगे यदि वो फेल हो जाएंगे तो। और जो रोकने पर प्रतिषेध जो है, इस रूल्स में राजस्थान गवर्नमेंट ने 2015 में संशोधन कर दिया था। समझ रहे इस बात को? और इसका जबरदस्त विरोध हुआ था, पूरे देश में आलोचना हुई थी कि आप आरटी अधिनियम के मूल भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये बात केंद्र सरकार को समझ में आई 2019 में कि हम बच्चों के साथ मूल रूप से खिलवाड़ कर रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हमेशा इन मामलों में आगे रहती है, हमेशा। आप चाहे हेल्थ पॉलिसी को लेके देख लें, जो हम यहाँ अपनाते हैं उसको 10 साल बाद में गवर्नमेंट वहाँ अपनाएगी। आप चाहे कोविड मैनेजमेंट को लेके बात कर लें, जो राजस्थान का कोविड मैनेजमेंट था उसको 4 महीने बाद केंद्र सरकार ने अपनाया। आप चाहे किसी भी जगह पे आप देख लेना, राजस्थान गवर्नमेंट्स पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में सबसे तेज रहती है। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है बड़ी तेज रहती है। गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी चलाती है मुख्य रूप से वही प्रशासनिक अधिकारी वगैरह, वही मोटे रूप से। और हमारे यहाँ के सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जितने भी राजनेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो विचार अलग अलग हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, बट सहयोगात्मक रवैये से सरकार चलाते हैं, विरोधात्मक रवैये से सरकार नहीं चलाते।
इसका थोड़ा सा फायदा राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत ऐसी स्कीम्स निकाली इस बार, इससे पहले भी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो गवर्नमेंट कांग्रेस हो। यदि इन स्कीम्स को, यदि आप लोगों को ये स्कीम्स इसलिए पढ़ाई जा रही है, ध्यान रखना, आपके सिलेबस को बनाते समय बड़ा ध्यान दिया गया है कि आपको ये स्कीम्स पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जब टीचर बन के जाएंगे तो आप गांव के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ेंगे, उसके माता पिता से जुड़ेंगे, उन बच्चों से जुड़ेंगे, और विशेष रूप से ऐसे बच्चों से जुड़ेंगे जो थोड़े से वंचित हैं, जुड़ेंगे ना। तो आपको जब इन स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, और हमेशा मेरा ये मानना है आपका खुद का एक ऐसा नोट तैयार किया हुआ होना चाहिए कि ये स्कीम्स है, इन बच्चों को या इन व्यक्तियों को इसका फायदा मिलना ही चाहिए। और आप एक राजस्थान के एक नागरिक हैं, तो नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि जहां भी जाएं, यदि ऐसे लोगों को, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको इन स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं है, केवल कागजों में चलती है। गवर्नमेंट बड़े बड़े एड निकालती है, उन एड को कोई पढ़ता ही नहीं है, बोले गवर्नमेंट की एड क्या है, कुछ नहीं, और बिना उस स्कीम के पता चले और वो स्कीम पूरी निकल जाती है। तो ये बताई भी इसीलिए जाती है, आप लोगों को पढ़ाना, सिलेबस में डालने का मुख्य कारण यही है, ताकि आप लोग इसके बारे में जानें, और जानने के बाद में जिसको जरूरत हो उसको इसके बारे में बताएं, यदि हो सके तो उसकी सहायता करें, वो उसका फायदा उठा सके। तो आगे से करेंगे ऐसा, पक्का, गुड। तो यहां क्या हुआ, राजस्थान गवर्नमेंट ने ये कर दिया था 2019 में, उस समय विरोध हुआ, फिर कुछ हुआ नहीं था। 2019 में केंद्र सरकार ने इस धारा 16 में संशोधन किया। लिखो, वर्ष 2019 में इस धारा में संशोधन करके निम्नलिखित 4 प्रावधान किए गए। निम्नलिखित 4 प्रावधान किए गए। दो 2019 में इस धारा में संशोधन करके निम्नलिखित 4 प्रावधान किए गए। अब प्रावधान 4 क्या है, सबसे पहले देखो, पहला प्रावधान था 16(1), और 16(1) में इन्होंने क्या किया कि कक्षा 5 व कक्षा 8, ये वे है, ध्यान रखना, यहां पे प्रश्न क्या आता है, कक्षा 5 से कक्षा 8, ऐसे भी बोल सकता है वो अगला, और आपका पहला ही ऑप्शन होगा कक्षा 5 से कक्षा 8। हो गया, चलो, कक्षा 5 व कक्षा 8। यदि एग्जामिनर ऐसा हुआ कि गलत करवाना ही है मुझे, पहले ऊपर ऐसा देगा, जैसे कल वो प्रश्न के बारे में मैंने बताया आपको, तो कक्षा 5 तथा कक्षा 8 में नियमित परीक्षाएं होगी। नियमित परीक्षाएं होगी, पहला प्रावधान ये किया इन्होंने। कक्षा 5 तथा कक्षा 8 में नियमित परीक्षाएं होगी। दूसरा क्या होगा, यदि कोई बच्चा कक्षा 5 या 8 की इन नियमित परीक्षाओं में असफल हो जाता है तो क्या करेंगे, उसको वापस समय देंगे। जिस दिन परिणाम घोषित हुआ है उस दिनांक से 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा में वो बैठे और पास हो जाएं। तो मैं बार बार 5-8 नहीं लिखूंगा, आप समझ लेना 5-8 ही है। 16(2) में क्या किया, असफल विद्यार्थी को 2 माह में पुनः परीक्षा में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब देखो, यहां से एक कंडीशन हो सकती है, पास हो गया तो कोई बात नहीं, आगे चला जाएगा, या फिर क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो यदि फेल हो गया तो 16(3) में ये प्रावधान है। अब 16(3) में क्या प्रावधान है,
पुनः परीक्षा में फेल होने पर, असफल होने पर, पुनः परीक्षा में असफल होने पर कक्षा 5 व 8 के बालक को रोका जा सकता है। रोकने पर निषेध नाम खत्म हो गया ना, रोका जा सकता है। पहला तो ये बात लिखी। इसी में एक बात और उसने बोली कि लेकिन यदि समुचित सरकार ये चाहे कि मेरे यहां पे इस प्रकार से बालकों को नहीं रोकना है, तो वो प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बालकों को नहीं रोकने का निर्णय कर सकती है। क्लियर है? ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर कर दिया कि वो चाहे तो उसको रोक सकती है, चाहे तो नहीं रोके। अब यही प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न स्कूल लेक्चर में पूछा हुआ है कि 16(3) के अनुसार बालक को कक्षा 5 व कक्षा 8 में अनुत्तीर्ण होने पर रोकने का जो निर्धारण है वो कौन करेगा? केंद्र सरकार, समुचित सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी। आंसर क्या होगा? समुचित सरकार। ये मजेदार बात है। प्रावधान कौन लेकर आया है? केंद्र सरकार। छोड़ किसके ऊपर दिया है? समुचित सरकार पर। क्लियर है ये बात? लिखो नीचे इसमें। परंतु समुचित सरकार चाहे इसी में लिखो, परंतु समुचित सरकार चाहे तो ये निर्धारित कर सकती है, तो ये निर्धारित कर सकती है कि बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में ना रोका जाए। किसी भी कक्षा में न रोका जाए। ओके, अब देखो, यस, देखो ऐसा है, राजस्थान सरकार ने अलग से निर्धारित नहीं किया है ऐसा कुछ भी कि हम नहीं रोकेंगे। नहीं रोकेंगे मतलब रोकना है, लेकिन कोई नहीं रोक रहा। समझ रहे हैं इस बात को आप? भाई है, ड्यूटी लगा दे, उसकी क्लास लगा देंगे। देखो ऐसा है, ऐसा कोई रूल नहीं है निकाला, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा आदेश नहीं निकाला कि राजस्थान सरकार में ऐसा नहीं रोकना। क्यों? राजस्थान ने तो 15 में ये निकाला था कि हम तो यहां रोकेंगे। तो फिर इसके लिए एक अलग से परफॉर्मा निकालना पड़ेगा उनको कि हमारे यहां पर इस रूल के अंतर्गत नहीं रोकेंगे। तो नहीं रोकने का ऐसा कोई प्रावधान राजस्थान सरकार ने किया नहीं। लेकिन सिंगल ऐसे स्कूल नहीं, मैंने कम से कम 3-4 प्रिंसिपल से बात की है। मैं जब पढ़ा रहा हूं आपसे तो इसके संदर्भ में प्रैक्टिकली बात क्या होती है, तो 2-3 प्रिंसिपल से करता रहता हूं। तो 3-4 प्रिंसिपल से बात की, बोला ऐसा है, अब हमें तो पता ही नहीं कि रोकना है कि नहीं रोकना, हमें तो ये कह रखा है कि नहीं रोकना है और हम तो नहीं रोक रहे हैं। बात यह, ऐसा कोई आदेश भी नहीं आया कि रोकना है या नहीं रोकना है। तो ये जरूर है, फेल कर सकते हैं, ये आदेश आया हुआ है, ये आदेश सभी के पास आया हुआ है, लेकिन फेल प्रैक्टिकली कोई करता नहीं है। ओके, धारा 16(1), 16(2), 16(3), ठीक है, यहां तक बात ठीक है। रोकने तथा निष्कासित करने पर प्रतिषेध, यही तो थी अपनी धारा। अब रोकने पर प्रतिषेध वाली बात तो खत्म हो गई ना? अरे हो गई ना, मोटी मोटी। इन्होंने तो ये कह दिया कि रोका जा सकता है, तो रोकने पर प्रतिषेध वाली जो मूल बात है ऊपर वाली, वो तो खत्म हो गई। क्या निष्कासित करने पर प्रतिषेध को भी खत्म कर दिया? तो 16(4) में यह लिखा है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी सूरत में बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता। लिखो 16(4).
प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। और बालक बूढ़ा हो गया तो बालक कक्षा 8 में कंटिन्यू आप रोक रहे हो, बच्चा रोक रहा है आप रोक रहे हो, रुक रहा है, बोले मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है, पास होना ही नहीं है, आता है ब्लैंक कॉपी एकदम खाली करके चला जाता है। बालक आया था 14 साल का, हो गया 64 साल का, वहां कम से कम 15-20 प्रकार के टीचर्स को उसने देख लिया, तो भी निकाल सकते हैं क्या उसको? नहीं। इसीलिए इन्होंने कहा कि इनको आप मत रोको जाने दो, 9वीं क्लास में जाने के बाद में रोक लेंगे, बाद में देख लेंगे, इसमें फिर कुछ नहीं लागू होता। 6 से 14 वाले में एक चीज देखो, स्पष्ट मैंने लिखाई थी आपको कि किसी भी सूरत में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता। किया था ना वहां पे, और यहां दोबारा से आ गया। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक, प्रवेश 6 से 14 की बात अलग है, 6 से 14 तक हम उसे प्रवेश देंगे। यदि 15 साल में आता है तो भी प्रवेश देते हैं जनरली, वो बात एक अलग है। आरटीए अधिनियम कहता है 6 से 14। यदि 13 साल की उम्र में कोई आ रहा है तो 22 साल तक उसको पढ़ाया जाएगा निःशुल्क और अनिवार्यतः। लेकिन 15 साल में आ रहा है तो फिर उसको निःशुल्क और अनिवार्यतः पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मतलब इसमें नहीं लिखा हुआ है। 6 से 14 में प्रवेश होगा, निष्कासन कभी नहीं कर सकते हम उसका। इसीलिए इसमें इन्होंने कर दिया कि रोको ही मत, रोकोगे नहीं तो अपने आप अगली कक्षा में चला जाएगा, अगली कक्षा में आराम से निष्कासित कर देंगे कोई नहीं कहने वाला हमें। ठीक, 16, 1, 2, 3 और 4, चारों चीज आ गई समझ में। पहले कौन कौन सी कक्षा की परीक्षा होगी? 5 ही आरटीए। फेल हुआ तो कितने माह में? 2 माह में। इसमें भी फेल हुआ तो क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। लेकिन समुचित सरकार चाहे तो नहीं रोक सकती, लेकिन किसी भी सूरत में बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता। 16 कंप्लीट, ओके। 17 लिखो। आज मेरा टारगेट है 28 तक पूरा लेके जाना। थोड़ा तेज करो, अब देखें ऐसे थोड़ी धीमी होगी अपनी क्लासेस, धीमी होगी ना, ज्यादा आराम से चल रही है, थोड़ा तेज कर दें, करो। 17 लिखो। बालक के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिषेध। बालक के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिषेध। शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न पर प्रतिषेध। बस इसमें लिखाना कुछ ही नहीं है। किसी सूरत में टॉर्चर नहीं करोगे शारीरिक और मानसिक रूप से। यदि टॉर्चर आपने किया तो क्या होगा? सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई होगी। बस ये ध्यान रखना, ये ध्यान ही रख लेना विशेष रूप से। जो विभागीय कार्रवाई वाली बात है मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूं, जब आप जाएं तो इससे बचें। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, बड़ा मजेदार प्रश्न बनता है। निम्न आरटीए अधिनियम के किन धाराओं के अंदर विभागीय कार्रवाई का जिक्र किया गया है? धारा 5 में भी किया था ना, अभी आगे भी करेंगे हम। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट लिखो धारा 18। धारा 18 लिखो। मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विद्यालय स्थापित न किया जाना। विद्यालय स्थापित न किया जाना। यदि आपको विद्यालय स्थापित करना है तो मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। कहने का मतलब लिखो, पॉइंट लिखो इसमें फटाफट, समझाने लायक कुछ नहीं है। पहला लिखो, बिना पूर्वानुमति वे प्रमाण पत्र के
बिना पूर्वानुमति वे प्रमाण पत्र के विद्यालय नहीं खोल सकते। ठीक है, प्रमाण पत्र जरूरी है, लेकिन प्रमाण पत्र कब तक नहीं देंगे? अरे कब तक नहीं देंगे? जब तक मान या मानक पूरे नहीं हो। नेक्स्ट लिखो, तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी, तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक मान या मानक, कोष्टक में कर लो, धारा 19 में बताए गए हैं मान या मानक, जब तक मान या मानक पूरे नहीं करता। ठीक है। अच्छा, किसी को प्रमाण पत्र दिया तो क्या कभी उससे वापस भी ले सकते हैं? कैसे लेंगे? कि वापस दे दे भाई मेरे को। लिखित आदेश के द्वारा वापस ले सकते हैं। केवल एक लिखित आदेश के इसका प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है। मतलब कोई भी आधार हो सकते हैं, मान मानक तो होना बहुत जरूरी है। मान या मानकों के आधार पर ही सामान्यतः ऐसा करते हैं। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट। अधिकृत अधिकारी, अधिकृत अधिकारी विद्यालय को अधिकृत, कर्त होता है या कृत होता है? कर्त बोला मैंने, कर्त लिया। बोलते हैं हम लैंग्वेज में जल्दी में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अधिकृत अधिकारी हिंदी है ना आपके? हाँ, तो ये चीजें यहीं से हमें धीरे धीरे आगे, मान लो आरएस की भी तैयारी करें, आप करोगे वो तो निश्चित है, किसी की भी तैयारी करें इवन, और उस समय आप ये जो अभी लिखते हो, इसमें जहां भी आपको लगे कि गलती हो रही है, लग जाता है सामान्यतः कि ये मैंने गलत लिखा होगा, तो उसको चेक कर लो, अपने किसी से चेक करवा लो, यार ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें लो गलत है पक्का। कुछ ऐसे शब्द हैं जो दिखने में अच्छे लगते हैं और फिर भी गलत है, वो कुछ एक ही शब्द ऐसे हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे शब्द ऐसे हैं जिन्हें आप पता चल जाएगा कि ये नहीं ठीक नहीं दिख रहा है, गलत है, तो चेक कर लो उसको। चेक करने के बाद 2-3 बार ऐसा करोगे, आपकी आदत हो जाएगी। आदत बनानी जरूरी है, लेकिन अभी 2-3 महीने रहने दो, उसके बाद बनाना। क्या लिखा है? अधिकृत अधिकारी विद्यालय को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, विद्यालय को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एक लिखित आदेश द्वारा, लिखित आदेश नीचे अंडरलाइन कर लेना, लिखित आदेश द्वारा कभी भी मान्यता वापस ले सकता है, मान्यता वापस ले सकता है। प्रश्न बता कैसे होता है कि किसी भी स्कूल की मान्यता वापस लेने के लिए क्या किया जाएगा? ऑप्शन ए, सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ऑप्शन बी, अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित आदेश जारी किया जाएगा। तो इसके अंदर सिंपली क्या होगा? अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित आदेश। क्लियर है? अब लेकिन ये भी ध्यान रखना, इस लिखित आदेश में वो, अब चूंकि इसकी तो स्कूल जो थी उसकी हमने मान्यता वापस ले ली, अब वहां वो बच्चे जो 200-300 पढ़ रहे थे उनका क्या होगा? तो इस लिखित आदेश में लिखेंगे उसके आसपास के ऐसे स्कूल का नाम जिसमें इन बच्चों को पढ़ाया जाए। लिखो नीचे, इस आदेश में आसपास की मान्यता प्राप्त विद्यालयों का नाम होगा जिनमें इन बालकों को प्रवेश दिया जाए। नाम होगा, नाम का जिक्र होगा, का नाम लिखा होगा जिनमें इन बालकों को प्रवेश दिया जाए। ओके, ये बात ठीक है। देखो, यदि प्रवेश की प्रक्रिया वही होगी जो पहले वाली है, सामान्यतः सरकारी स्कूल का नाम ही लिखते हैं, क्योंकि प्राइवेट वाले में प्रोसीजर होती है, वो प्रोसीजर पहले हो चुकी है तो फिर वो नहीं रखते हैं। ठीक है। अब
विद्यालय का यदि मान्यता वापस ले ली तो जिस डेट में मान्यता वापस लिए उसी दिन वो विद्यालय बंद होगा। ठीक है, देखो, मान्यता वापसी की तारीख के बाद विद्यालय जारी नहीं रहेगा। मान्यता वापसी की तारीख के बाद विद्यालय जारी नहीं रहेगा। और यदि विद्यालय जारी रहता है तो उस पर क्या लगेगा? अब जुर्माना। और जुर्माना कितने रुपए का है? 1,00,000। यदि विद्यालय जारी रहता है तो 1,00,000 का जुर्माना लगेगा। अच्छा, मान लो आज आए, बोले आपका विद्यालय क्यों चल रहा है? बोले सर हमें पता नहीं था। कोई बात नहीं, 1,00,000 रुपए का जुर्माना भर दिया उसने, वापस चले गए। उन्होंने ये सोचा कि बंद कर दिया होगा आज, लेकिन आज बंद नहीं किया, फिर वो जारी रह रहा है। तो आगे फिर यदि जारी रहा तो क्या होगा? प्रत्येक दिन का 10,000 रुपए का जुर्माना। आगे लिखो, आगे भी जारी रहने पर प्रत्येक दिन 10,000 रुपए का जुर्माना। हाँ, ये प्रत्येक, देखो इन्होंने प्रत्येक दिन लिखा है, अब स्पष्टीकरण देखना पड़ेगा इसके लिए। मेरे हिसाब से कार्य दिवस ही होंगे। जैसे मान लो आज आपने कहा है शुक्रवार को, और शुक्रवार के दिन के बाद में आके 7 दिन की छुट्टियां आ गई, तो इस वर्किंग ही है, मतलब उसके बाद तो 2 दिन जब विद्यालय में कोई बच्चा आएगा ही नहीं। देखना पड़ेगा इसका एक बार, स्पष्टीकरण नहीं है मेरे पास इसका अभी। कार्य दिवस ही है, देख लेंगे। कार्य दिवस ही होता है ऐसी कंडीशंस में, सामान्यतः कार्य दिवस ही होता है, बट ऐसा कहीं लिखा हुआ मुझे मिला नहीं, इसलिए स्पष्टीकरण एक बार और देख लेंगे। क्लैरिफिकेशन आया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे। चलो नेक्स्ट, धारा 19। शिक्षक तो प्राइवेट स्कूल है, शिक्षक अपने हिसाब से जाए जहां भी जाए। प्राइवेट स्कूल में होती है दिक्कत ये है, सरकारी की कौन मान्यता वापस लेता है? कोई नहीं लेता है, और लेता है तो गवर्नमेंट के शिक्षकों को कहीं वापस ट्रांसफर किया जाएगा इधर उधर। ठीक है, चलो 19 लिखो, धारा 19। आज हम दौड़ में हैं आज, लेकिन 28 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। लिखो धारा 19 फटाफट। विद्यालय के मान और मानक, विद्यालय के मान और मानक, इसमें लिखो किसी भी विद्यालय को धारा 18 के तहत तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी, तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुसूची में लिखे मान व मानक को पूरा नहीं करता। मान व मानक को पूरा नहीं करता। ठीक है, अनुसूची मान मानक लिखे हुए हैं, ये अभी हम यहां नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे लास्ट में अनुसूची। ओके, अब देखिए, यदि ये आरटी अधिनियम जब आया और आने के दौरान उस समय किसी विद्यालय के पास मान मानक नहीं थे मान लो, तो क्या उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी? उसको दिया जाएगा मौका? तो ऐसे किसी भी विद्यालय को मान मानक पूरा करने का मौका देंगे। और ये समय कितने वर्ष का रखा गया था? लिखो, कानून लागू होने के 3 वर्ष के भीतर सभी स्थापित विद्यालय, कानून लागू होने के 3 वर्ष के भीतर सभी स्थापित विद्यालय अपने खर्चे पर, खर्चा उनका ही लगेगा, यदि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का लगेगा, अपने खर्चे पर मान व मानक पूरा करेंगे। ठीक है, अच्छा, यदि मान या मानक पूरा नहीं किया उन्होंने 3 साल के भीतर, तो क्या होगा? मान्यता वापस, वही लिखित आदेश से। और मान्यता वापस लेने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? विद्यालय बंद करने के बाद भी यदि उसने चलाया तो कितने का जुर्माना? 1,00,000। लगातार चलाया तो प्रतिदिन का 10,000 का। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है,
बाकी सब चीज जो 18 में नीचे लिखी गई है वो तीनों की तीनों चीजें इसमें लागू होगी। लिखो धारा 20। अब तो बिना मान मानक के बोला ना, पहली लाइन यही है, किसी भी विद्यालय को तब तक मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके मान या मानक पूरे नहीं हो। नहीं में तो है ही है। धारा 20 लिखो। ना 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 ना, वो तो चेक करेंगे, मान मानक पूरा नहीं है तुरंत 1 मिनट में आदेश, है ना। मान मानक के बिना पहली बात तो दिया है तो उसकी गलती है अथॉरिटी की। फिर भी यदि देने के बाद मान लो किसी ने ले लिया, मान या मानक के बिना, मान व मानक के साथ लिया उसने सारी चीज दिखाई, और 1 साल चलाने के बाद उसने धीरे धीरे मान मानक पूरे बंद कर दिए, धीरे धीरे 50 बच्चे बिठाना शुरू कर दिए उसने। कोई भी प्राइवेट विद्यालय भी अपने क्लास में उस अनुपात से ज्यादा बच्चे नहीं बिठा सकता। ठीक है, चलो लिखो आगे। धारा 20 लिखो। अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति, आगे लिखो केंद्र सरकार, बस खत्म। अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति बराबर केंद्र सरकार। अब ऐसी धाराएं ऐसी चलेगी आगे। धारा 21 इंपॉर्टेंट है। धारा 21 में लिखो विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति। अच्छा, विद्यालय प्रबंधन समिति किन किन की होगी? पहला प्रश्न यहीं से ये बता, यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, ये धारा इंपॉर्टेंट है। यहीं से अभी एक प्रश्न पूछा गया था संस्कृत एजुकेशन वाले में। ऊपर ऊपर से प्रश्न पूछ लेते अब तक कि धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का जिक्र कहाँ है, 21 में, इसमें नीचे से अंदर से प्रश्न पूछ लिया था। तो ये इस धारा से आपके कम से कम 3 से 4 ऐसे प्रश्न बनते हैं जो अंदर से पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये बनता है, ये विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन जो किया जाएगा, ये गठन किन किन विद्यालयों में किया जाएगा? तो देखो, निजी विद्यालयों में गठन किया जाएगा क्या? निजी विद्यालयों में गठन के बारे में इसके अंदर कोई जिक्र नहीं है, अपनी मर्जी से करे तो करे, नहीं तो नहीं। लेकिन इसके अलावा 2N1, 2 और 3 यानी कि कौन कौन से हो गए? सरकारी, अनुदानित तथा खास श्रेणी के सभी विद्यालयों में एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ओके, अब ये जो विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन इन विद्यालयों में किया जाएगा, एसएमसी का गठन, तो गठन के अंदर सदस्य कौन कौन होंगे ये इंपॉर्टेंट है। सदस्य में 3 प्रकार के सदस्यों की बात यह धारा करती है। सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन होंगे? माता पिता या संरक्षक, बालक के माता पिता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बालक के माता पिता की जो संख्या है वो इस सदस्य में, इस समिति में जितने भी सदस्य होंगे उनकी कुल मिला के कितना प्रतिशत? 3/4, यानी कि 75% अनिवार्यते माता पिता की सदस्य संख्या होगी उस विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के माता पिता। समझ गए माता पिता का मतलब? और कौन होंगे? शिक्षक। और कौन होंगे? स्थानीय प्राधिकारी। कौन होंगे? स्थानीय प्राधिकारी से निर्वाचित कोई भी व्यक्ति। इन सभी से निर्वाचित किए जाएंगे और इन व्यक्तियों को मिलाकर एक एसएमसी का गठन होगा। इस एसएमसी में 3/4 सदस्यों की संख्या किसकी होगी? माता पिता, उस विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के माता पिता की। क्लियर है ये बात? ओके। अब एक चीज और इसने लिखी कि ये जो समस्त सदस्य हैं, इन सभी सदस्यों में कम से कम कितनी प्रतिशत महिलाएं होगी? 50% महिलाएं होगी। अब ये जो प्रश्न पूछा था, इसने क्या पूछा था कि माता पिता के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? ऊपर दे रखा है 50%, नीचे वाले ऑप्शन में दे रखा है 3/4। और उस जो बालक का मेरे पास था उसने फिर से वो गलती कर रखी थी और उसमें आंसर क्या लगा रखा था? 50%। सामान्यतः हम 50% वाला रूल पढ़ते हैं,
3/4 वाला पढ़ते नहीं है। चूंकि आपने तो एसएमसी पढ़ रखी होगी, इस वजह से ये चीज चलो आपको आ रही होगी। बाकी यदि आरटी अधिनियम केवल पढ़ रहे होंगे तो इसके ऊपर इतना ध्यान आप नहीं देंगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये ऐसे कैसे उतार लोगे, या फिर कुछ लैंग्वेज में लिखाने की जरूरत है? बना लोगे? बनाओ देखें। वो कार्यकारी समिति होती है उसकी, इसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है। एसएमसी अलग है, एसएमसी में बहुत सारे सदस्य होंगे। अब उस एसएमसी की एक कार्यकारी समिति बनेगी, ये नियम में पढ़ेंगे हम। कार्यकारी समिति में जैसे इसमें तो बोल रखा है कि 15 सदस्य हैं, लेकिन संशोधन करके कितने कर दिए, उसमें 16 कहे हुए हैं। उसमें एक अध्यक्ष होता है, वो आगे की बात है। वैसे आपने ये पढ़ रखी होगी ना? हाँ, तो एसएमसी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, फिर हम बार बार क्यों पढ़े बिना मतलब में। ये सारी चीजें तो आ गई होगी ना, ये तीनों प्रकार के विद्यालय और ये सब चीज ठीक है। चलो नेक्स्ट लें। अब इसके कार्य क्या है? इस आरटी अधिनियम में जो कार्य बता रखे हैं वो बात करेंगे हम। यदि आपसे आरटी एक्ट में बताए गए 4 कार्यों की बात आती है तो क्या है? पहला है विद्यालय के क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग। विद्यालय के एक्टिविटी, क्रियाकलाप, एक्टिविटी की मॉनिटरिंग। एसएमसी के सदस्य होंगे ना, आप में से भी किसी के, आप तो नहीं है कोई अभी बच्चा हुआ नहीं क्या इतना बड़ा? कोई नहीं है। तो एसएमसी के सदस्य आगे जाके हम भी, या टीचर बने नहीं बने, एसएमसी के सदस्य जरूर बनेंगे। ठीक है। अब उनसे आज सबकी नजर उधर है कि आज पूछेंगे क्या क्या होता है उसके अंदर, प्रैक्टिकली पूछेंगे। विद्यालय के क्रियाकलापों की मॉनिटरिंग। नंबर 2, दो नंबर लिखो, विद्यालय विकास योजना तैयार करना तथा उसकी सिफारिश करना। विद्यालय विकास योजना तैयार करना व उसकी सिफारिश करना। तीन नंबर लिखो, विद्यालय विकास योजना तैयार करना व उसकी सिफारिश करना। लिख लिया सभी ने? 3 नंबर लिखो, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी। समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटी, या अन्य स्रोतों से। अन्य स्रोत की भी बात बोल रखी है ना वहां पे, जो धन प्राप्त होते हैं उसके अंदर हमने कहा था ना वहां एक वित्तीय उत्तरदायित्व में, अन्य स्रोत या अन्य स्रोतों से प्राप्त धन के उपयोग की मॉनिटरिंग करना। कैसे कैसे यूज कर रहे हो वही बताओ हमें। उपयोग की मॉनिटरिंग करना। तो ये वित्तीय मामले जब यहां आए तो यहां पर भी उछलने लगे थे। एसएमसी ये क्या करेगी कि ये भ्रष्टाचार हो नहीं, उसके लिए मिलने वाले सभी स्रोतों के धन के उपयोग की क्या करना है? मॉनिटरिंग। ओके। 4 नंबर पे लिखो, अन्य उपबंधित कार्य। ये क्या कार्य हुआ? अन्य उपबंधित कार्य का मतलब, उपबंधित कार्य ये अभी हम पढ़ेंगे नियमावली में। इनके लिए अलग से राज्य सरकार ने कुछ कार्य बता रखे हैं, वो भी कार्य एसएमसी करेगी। ओके, ये हो गए कार्य। इनकी कोई निर्वाचन होता है इनका, ये आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे अपन। एसएमसी जब नियमावली पढ़ेंगे उसमें, एसएमसी पढ़ा है उसमें क्या नहीं, क्या सारी चीजें बता दिया ना, सारी प्रोसेस सारी बता दी। चलो लिखो आगे। आगे लिखो, वर्ष 2012 में हुआ ना 21 और 22, 21, 22 और 25, 2012 में संशोधन हुआ। तो लिखो इसको, वर्ष 2012 में संशोधन अधिनियम, वर्ष 2012 संशोधन अधिनियम में परंतुक जोड़ा गया। परंतुक एक शब्द आता है, परंतुक।
ये परंतु जहां जुड़ जाता है वो ऊपर वाली चीजें फिर उसके ऊपर लागू नहीं होती है। लिखो परंतु, परंतु क्या है, लिखो परंतु। ये परंतु इसके साथ है, ये जो कार्य वगैरह हो रहे हैं ना इसके साथ नीचे, लेकिन ये जोड़ा कब गया था, 2012 में। परंतु निम्नलिखित विद्यालयों में एसएमसी सलाहकारी कार्य करेगी। परंतु निम्नलिखित विद्यालयों में एसएमसी सलाहकारी कार्य करेगी। दो प्रकार के विद्यालय की बात की है इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, ये अब की बार आ सकता है कभी भी आपके। पहला है भाषाई या धर्म आधारित अल्पसंख्यक विद्यालय, अल्पसंख्यक विद्यालय। और दूसरा है अनुदानित विद्यालय। अनुदानित विद्यालय कहां वर्णित है, कहां है, 2N2। ये प्रश्न आया था क्या आपके, ये एक अच्छा प्रश्न बनता है। अब ये आप सोच रहे होंगे ये धर्म आधारित विद्यालयों पर तो आरटी लागू ही नहीं होता, ये है क्या, आरटी धर्म आधारित अल्पसंख्यकों के द्वारा बनाए गए विद्यालयों पर लागू होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है। वह ऐसे विद्यालयों पर नहीं होता है जिनमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है। यदि धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा ऐसा विद्यालय स्थापित किया गया है जिसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी गई है, उसके अंदर आरटी लागू होगा। लेकिन आरटी लागू होने के पहले आपको यह ध्यान रखना है कि धारा 29 और धारा 30 जो सॉरी आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो इस आरटी पर प्रभावी रहेगी, इसके आरटी उसके अधीन रहेगी, ये बात लिखाई थी ना। तो वहां 29 और 30 में यही विद्यालय होते हैं, भाषाई आधार पर और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किए गए विद्यालय। नहीं देखो इसमें ऐसा नहीं है, कौन से अल्पसंख्यक के उनके द्वारा स्थापित किए विद्यालयों की श्रेणी में आएंगे वो गवर्नमेंट तय करती है। जरूरी नहीं है सारी मिशनरी के विद्यालय वैसे ही हो, लेकिन उनके अंदर कुछ प्रावधान है। उनमें सिर्फ 4 के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, निवास के आधार पर वहां भेदभाव किया जा सकता है। मान लो कोई विद्यालय कोई धार्मिक आधार पर खोल रहा है, किसी एक जगह पर खोल रहा है या भाषाई आधार पर खोल रहा है, और वो कहता है कि मेरे यहाँ पे इन लोगों को मैं प्रवेश दूंगा, तो यहाँ पे फिर प्रवेश का रूल ये वाला नहीं चलेगा जो आरटी एक्ट में लागू है, समझ रहे हैं। वहां उनका खुद का रूल चलेगा, क्योंकि 29 और 30 के अधीन है आरटी। आरटी के ऊपर 29 और 30 प्रभावी नहीं है। 29 और 30 आरटी के ऊपर प्रभावी है, आरटी उनके ऊपर प्रभावी नहीं है। समझ गए, आपको इतना ध्यान रखना है। एसएमसी केवल 2 विद्यालयों के लिए सलाहकारी कार्य करेगा, कौन कौन से, भाषाई तथा धर्म आधारित विद्यालय और अनुदानित विद्यालय 2N2। क्लियर। एक पॉइंट और लिख लो अगला, धारा 22 अंतिम आज का, धारा 22 पर आ गया। धारा 22 में लिखो अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विद्यालय तथा अनुदान प्राप्त विद्या, अच्छा हेडलाइन नहीं लिखाई क्या, विद्यालय विकास योजना, ये तो आपको पता ही है, लिख लिया। धारा 22 विद्यालय विकास योजना, इसमें लिखो अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विद्यालय तथा अनुदानित विद्यालय को छोड़कर, अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विद्यालय व अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर बाकी सभी विद्यालयों में, बाकी सभी कौन से, ऊपर वाले बाकी सभी, निजी नहीं है इसके अंदर, बाकी सभी विद्यालयों में एसएमसी विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी। एसएमसी विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी।
ओके।